आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताएंगे। नई शिक्षा नीति भविष्य की शिक्षा व्यवस्था का आधार होगा, इसलिए सभी शिक्षित एवं जागरूक व्यक्तियों को इसे जानना आवश्यक है। प्रतियोगी छात्रों के लिए ये भविष्य में बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा और प्रत्येक परीक्षा में इससे प्रश्न आने की संभावना है। इसलिए विद्यार्थीगण इससे जुड़े हुए तथ्यों एवं महत्वपूर्ण पक्षों को तैयार करें। नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई और इसके बाद ये विधेयक के रूप में संसद में आएगा, कानून बनेगा और पूरे देश में लागू होगा। इस नई शिक्षा नीति की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनमें पहली जो महत्वपूर्ण बात ये है कि अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जैसे आप जानते हैं कि 1985 ईस्वी में मानव संसाधन मंत्रालय बनाया गया था और ये पहले का शिक्षा मंत्रालय ही था, जिसे अब फिर से शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। ये जो नई शिक्षा नीति आई, इसके लिए एक पैनल गठित किया गया था, एक समिति बनाई गई थी और उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो इसरो के प्रमुख के कस्तूरीरंगन, आप जानते होंगे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं के कस्तूरीरंगन। इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। इन्होंने एक मसौदा तैयार किया और इस मसौदे को पब्लिक डोमेन में रखा गया। पब्लिक डोमेन में रखने के बाद लगभग 2.25 लाख सुझाव आए। 2.25 लाख सुझाव आए और उसके बाद ये मसौदा सरकार के सामने रखा गया, ये प्रारूप सरकार के सामने रखा गया, जिसको केंद्रीय कैबिनेट ने पास किया। नई शिक्षा नीति 2020 के पहले जो भारत में शिक्षा नीति लागू है वो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1992 में संशोधन किया गया था और इसके बाद अब 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई। सबसे पहले यदि आज़ादी के बाद आप देखें तो कोठारी आयोग पर 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में विद्यार्थीगण याद करेंगे, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में और तीसरी जो नई शिक्षा नीति आई है वो 2020 में। अगर आप ये अंतराल को देखें तो 2020 से 1986 का जो अंतराल है वो लगभग 34 ईयर्स का है। तो 34 वर्ष के बाद, ये महत्वपूर्ण प्रकार का तथ्य है, 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति हमारे सामने आती है। नई शिक्षा नीति के जो प्रमुख प्रावधान हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे इस शिक्षा नीति में ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक प्री प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक तक 100% तथा उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर बढ़ाना। जैसे आप जानते हैं कि भारत में बड़ी संख्या में विभिन्न कारणों से बच्चे बीच में ही शिक्षा छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। तो नामांकन दर को बढ़ाना, 2030 तक उच्चतर माध्यमिक स्तर तक 100% नामांकन दर करना, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है इस नई शिक्षा नीति में। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो शिक्षा क्षेत्र में खर्च है वो कुल जीडीपी का 6% किया जाएगा। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में घरेलू स्तर पर जो उत्पादन होता है, जो उसका मूल्य होता है, उसको हम जीडीपी कहते हैं, उसका 6% शिक्षा क्षेत्र में खर्चा किया जाएगा। अभी जो प्रावधान है वो 4.43% का है, इसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है नई शिक्षा नीति में, वह यह है कि अब स्कूलों में 10+2 जो सिस्टम है, 10+2 की जो प्रणाली है उसको अब समाप्त किया जाएगा और उसके स्थान पर अब 5+3+3+4 ये सिस्टम लागू होगा।
अब ये सिस्टम क्या है, इसको समझना है। इसमें जैसे 5, तो पहले जो 5 वर्ष हैं वो फाउंडेशन कोर्स होंगे, बच्चों के विकास के लिए फाउंडेशन होगा, और इसके तहत प्री प्राइमरी और क्लास 1 क्लास 2 शामिल होंगे। ये 5 साल शामिल होंगे। प्री प्राइमरी 3 साल, कक्षा 1 और कक्षा 2, इसमें 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। जैसे अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्लास 1 6 ईयर्स से प्रारंभ होता है, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में बच्चे 3 साल से ही सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। 3 साल प्री प्राइमरी में और उसके बाद कक्षा 1 कक्षा 2 स्कूलों में उनका अध्यापन होगा, अध्ययन करेंगे। इसके बाद का जो +3 है, अगले 3 वर्ष वो क्लास 3 to 5 कक्षा 3 से 5 तक का होगा, और इसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगले जो 3 वर्ष होंगे वो मिडिल स्टेज होगा, क्लास 6 to 8 होगा, और इसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे भागीदारी करेंगे। अगला जो चौथा चरण होगा वो 4 वर्ष का होगा, इसमें 9th to 12th कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चे शामिल होंगे, जो 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के होंगे। इसमें जो बदलाव किया गया है, महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि पहले के 10+2 सिस्टम में 10 तक तो सामान्य शिक्षा होती थी और 11 से बच्चे अपना विषय चुनते थे, लेकिन अब क्लास 9th से कक्षा 9 से ही बच्चे अपने विषय चुनेंगे। और इसके साथ साथ यह भी परिवर्तन किया गया है कि अब वो साइंस और मैथ्स के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग जैसे सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले 10+2 यानी 12 वर्ष का सिस्टम था, अब 5+3+3+4 = 15 वर्ष का ये सिस्टम बनाया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई। ये व्यवस्था की जाएगी कि कक्षा 5 तक बच्चों को मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा दिया जाए, और यदि संभव हो तो ये व्यवस्था क्लास 8 तक कक्षा 8 तक की जाएगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पक्ष है इस शिक्षा नीति का वो है 6ठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इस नई शिक्षा नीति में। इसके अंतर्गत क्या होगा, बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, उनके कौशल विकास पर बल दिया जाएगा, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। यानी बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो जो भी बनना चाहता है, जो भी करना चाहता है, क्लास 6 से ही उसे इन बातों का ज्ञान दिया जाएगा। और लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर इसके लिए इंटर्नशिप कराई जाएगी। तो शिक्षा को रोज़गार परक बनाने की बात है। जैसे अभी आप जानते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें सामान्य रूप से डिग्री धारक ही पैदा होते हैं, रोज़गार परक शिक्षा नहीं है। तो इसलिए बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी देखी जाती है, उसको बदलने का प्रयास है इस नई शिक्षा नीति के द्वारा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है वो है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान बनाई जाएगी। जैसे अभी क्या है, 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में रटने पर बहुत बल है और इसमें कोचिंग संस्थानों की भूमिका है, तो इसको थोड़ा आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए कई तरह के सुझाव हैं, जैसे एग्ज़ाम्स को सेमेस्टर में लेना, साल में 2 बार लेना, या एग्ज़ाम्स को 2 भागों में बांटना, ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्ज़ाम्स, सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स, इस तरह की बातें इसमें की जाएंगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है कि अब कक्षा 3 में, 5 में, 8 में भी परीक्षाएं होंगी। ये एक नई व्यवस्था की जा रही है नई शिक्षा नीति में। इसके अलावा इस बात पर बल है कि परफॉर्मेंस का आकलन बदलेगा। बच्चों का जो आकलन होता है, रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, उसको बदलने का प्रयास किया जाएगा। और अब बच्चों ने क्या समझ विकसित की, बच्चों की समझ का क्या विकास हुआ, उस पर बल दिया जाएगा। और इसके लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, उसका नाम होगा परख।
नाम याद रखना है आप, परख। परख नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा, ये बच्चों का परफॉर्मेंस का आकलन करेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव उच्च शिक्षा में किया जा रहा है, और वो है ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री होगी। 3 से 4 साल की डिग्री होगी, और ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था लागू होगा। इसका अर्थ ये है, जैसे अभी वर्तमान में क्या है कि यदि कोई विद्यार्थी इंजीनियरिंग करता है, 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, तो जो उसने पढ़ाई किया है वह व्यर्थ हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। यदि ग्रेजुएशन में कोई बच्चा 1 वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर 2 वर्ष के बाद वो शिक्षा व्यवस्था से अलग हो जाता है, पढ़ाई उसकी छूट जाती है, तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा बदलाव इस शिक्षा व्यवस्था में किया गया है। इसके अलावा अगर वो 3 साल की शिक्षा पूरी करता है तो डिग्री दी जाएगी उसके पास, और यदि वो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, रिसर्च में जाना चाहता है, तो उसे 4 साल की डिग्री पूरा करना होगा। इसके अलावा एक 5 वर्ष का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स आएगा, यानी 4 साल की डिग्री और 1 साल में एमए हो जाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। 5 वर्ष का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स आएगा, और इसके बाद एमफिल जैसा कोर्स अब समाप्त हो जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है हायर एजुकेशन में। यानी यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप सीधे मास्टर कोर्स के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा नेशनल मेंटरिंग प्लान लाया गया है। इसमें क्या होगा, जो हमारे शिक्षकगण हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनके उन्नयन का कार्यक्रम है। तो नेशनल मेंटरिंग प्लान बीएड 4 वर्ष का हो जाएगा, और 2030 से ये शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगा। एक और जो बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से, वो ये है कि अब यूजीसी, एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये सब नियामक संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी, और इसके स्थान पर एक नई रेगुलेटरी बॉडी आएगी। यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक नियामक संस्था के अंतर्गत लाने का प्रयास है, और पहले से जो यूजीसी, एनसीटी, एआईसीटी चल रही है, इन्हें समाप्त किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर बहुत बल होगा। जैसा आप जानते हैं कि यदि आप विश्व के स्तर पर देखें तो हमारे यहाँ रिसर्च बहुत पीछे है। हमारे यहाँ जो नवाचार है, इनोवेशंस हैं, वो विश्व के विकसित देशों की तुलना में अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, इनकी तुलना में बहुत पीछे है। यहाँ तक कि चाइना से भी हम बहुत पीछे रहते हैं। तो एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन होगा, जिसके तहत अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है नवीन शिक्षा नीति में, जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं टॉप 100, उनको उनके कैंपस भारत में खोले जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारी शिक्षा नीति में। विदेशी विश्वविद्यालय जिनको हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए लालायित होते हैं, अब उनके कैंपस भारत में ही होंगे, और विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हमारी शिक्षा में बड़ा ही गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा। नई शिक्षा नीति की जो अगली विशेषता है वो ये है कि कॉलेजों में कॉमन एग्ज़ाम्स का ऑफ़र दिया जाएगा। ये कंपलसरी नहीं होगा, सभी विश्वविद्यालयों के लिए, सभी कॉलेज के लिए थोपा नहीं जाएगा किसी पर, और इसके लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की व्यवस्था की जाएगी। एक और जो महत्वपूर्ण प्रावधान आया है नई शिक्षा नीति में, वो ये है कि प्री प्राइमरी लेवल, यानी कि जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है, उसके लिए स्पेशल सिलेबस की व्यवस्था की जाएगी, और इसके अंतर्गत बच्चों की मूलभूत साक्षरता, बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरिक स्किल, अंक ज्ञान पर बहुत बल होगा। इसके अतिरिक्त स्कूल
कॉलेजों की फ़ीस पर नियंत्रण के लिए एक तंत्र होगा। यानी आप जानते हैं कि अभी प्राइवेट सेक्टर में जो विश्वविद्यालय आए हैं, जो कॉलेज काम कर रहे हैं, स्कूल काम कर रहे हैं, अपने मनमानी तरीके से फ़ीस वसूलते हैं, उस पर नियंत्रण की एक व्यवस्था होगी। अगली जो एक विशेषता है कि प्रत्येक ज़िले में या जितना नज़दीक संभव हो सकेगा एक बाल भवन की स्थापना होगी जो बोर्डिंग स्कूल प्रकार का होगा, जिसमें कला है, खेल संबंधी गतिविधियाँ हैं, इसमें भाग लेने के लिए विशेष प्रोत्साहन बच्चों को दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला अपनाया जाएगा। इसमें बच्चों को कम से कम 2 भारतीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। संस्कृत एक विकल्प के रूप में होगा, स्कूल के स्तर पर भी और उच्च शिक्षा के स्तर पर भी, लेकिन किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चे स्वतंत्र होंगे कि वो अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा ले सकेंगे। और यहाँ पर त्रिभाषा में विदेशी भाषा का भी प्रावधान है। मिडिल क्लास में 6 से के बाद की क्लास में एक विदेशी भाषा लाने का प्रावधान होगा, जैसे स्पेनिश, रसियन, जर्मन इत्यादि। ये विदेशी भाषा, इनमें से एक बच्चे को चुनना होगा। ऑनलाइन शिक्षा पर बल होगा, यानी शिक्षा को बहुत तकनीकी स्तर पर उच्च किया जाएगा। कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से विभिन्न ऐप्स को विकसित करके शिक्षा व्यवस्था को बहुत रोचक बनाने पर बल होगा। इसके अलावा जैसे कला है, संगीत है, शिल्प है, खेल है, योग है, सामुदायिक सेवा है, इनको भी सिलेबस में शामिल किया जाएगा। ये सहायक पाठ्यक्रम नहीं होंगे, ये मुख्य पाठ्यक्रम के हिस्से होंगे। तो अभी आपने नई शिक्षा नीति की लगभग समस्त विशेषताओं को देखा और हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत उपयोगी होंगे। वनडे एग्ज़ाम्स में फैक्ट पूछे जाएंगे और आगे जो बड़े एग्ज़ाम्स में हैं उसमें कथन पर आधारित प्रश्न आते हैं, स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न आते हैं, तो ये विशेषताएं उनके लिए कार्य करेंगी। अभी एक बात की और चर्चा हो रही है कि तमाम विशेषज्ञ, तमाम आलोचक इस बात के लिए आलोचना कर रहे हैं कि तमाम चुनौतियां होंगी इनको लागू करने में। जैसे कि आप कह रहे हैं कि यूजीसी ख़त्म करेंगे, आईसीटी ख़त्म करेंगे, एनसीटी ख़त्म करेंगे, सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी होगी। तो आलोचकों का ये कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाएगा। दूसरी बात ये भी की जा रही है कि मातृभाषा में शिक्षा देंगे, लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ कई मातृभाषाओं को पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो निसंदेह नई शिक्षा नीति आई है, नई व्यवस्था आएगी, नई चुनौतियाँ तो होंगी ही, उनका सामना करना पड़ेगा। आवश्यकता इस बात की है कि नई शिक्षा नीति कैसे लागू हो। नीति तो बना दी गई, महत्वपूर्ण है इसका क्रियान्वयन। तो सरकार को इसके क्रियान्वयन पर बल देना चाहिए और इसके माध्यम से जो समावेशी शिक्षा के विकास का लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके।